इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत इम्पैक्ट डालता है, पर हम में से कितने ही लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स सच में क्या है और कैसे इसका ना जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। यहाँ पे मैं कोई डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि ये बताने वाली हूँ कि कैसे इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को, कैसे इकोनॉमिक्स चलती है, कैसे जो आपने पैसा कमाया है वो महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कैसे रिसेशन आने की वजह से जो ज़िंदगी भर से आपने पैसा कमाया होता है वो दूसरे दिन कोई वैल्यू का नहीं रह जाता है, और कैसे जो मिथ हम लेके आ रहे हैं कि पैसा तो सेव करने से ज़्यादा बढ़ता है ना कि खर्च करने से, वो एक झूठ है। कि कैसे पैसा खर्च या इन्वेस्ट करने से बढ़ता है ना कि घर पे सेव करने से। तो चलिए जानते हैं इकोनॉमिक्स की मशीन चलती कैसे है। इसे समझने के लिए समझ लीजिए आपके पास केले हैं और मेरे पास सेब है, पर मुझे केला चाहिए था और आपको सेब चाहिए था, तो मैं आपकी सामान के बदले अपनी सामान दे देती हूँ और इस एक्सचेंज को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पर बार्टर सिस्टम कितने ही दिन चल सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई चीज़ चाहिए हो जो आपके पास नहीं हो और आपको कोई चीज़ चाहिए हो जो मेरे पास नहीं हो, और अगर आपके पास वो चीज़ है भी देने के लिए पर मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, तो हमारा एक्सचेंज बन ही नहीं सकता है। मान लीजिए मुझे किसी दिन वेजिटेबल चाहिए और आपके पास वेजिटेबल नहीं हो, और मान लीजिए कि मुझे कोई वेजिटेबल देने वाला मिल भी जाता है मेरे सेब के बदले, पर एक प्रॉब्लम उठेगी कि आखिर कितने सेब चाहिए होंगे एक सब्जी को लेने के लिए, और यहाँ पे आ जाती है मेजरमेंट की प्रॉब्लम, और इसी को सॉल्व करता है मनी, पैसा, जो ना सिर्फ माध्यम बनता है आपके और मेरे बीच के एक्सचेंज का, ना सिर्फ माध्यम बनता है आपको और मुझे किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का, पर साथ ही में हमें एक वैल्यू देता है चीज़ों की, जहाँ से हम बता सकते हैं कि आखिर कितनी चीज़ किसी और चीज़ के बदले ली जा सकती है, आखिर किसी भी चीज़ का कितना वैल्यू है। और इसी की वजह से पैसे का प्रचलन आता है। पैसा हमारे इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है, जहाँ पे हम पुराने समय से देखते आ रहे होते हैं कि कैसे पैसा कॉइन्स के रूप में आता है, जहाँ पे कॉइन्स लाइक गोल्ड, आयरन और जितने भी मेटालिक सोर्सेज होते हैं उनसे बनते हैं, जहाँ पे उनकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी उस कॉइन की होती है, और उसी वैल्यू से वो एक माध्यम बनता है लोगों के एक्सचेंज का। पर जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे मार्केट बड़ी होती है और जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, वैसे वैसे कॉइन्स को रिप्लेस कर देते हैं पेपर मनी, वो हमारे और आपके बीच का एक माध्यम बन जाती है। ये जहाँ पे लेन देन होता है, और ये लेन देन ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बिताती है, जहाँ पे कोई भी इंसान अपने पैसे के बदले कोई भी फाइनेंशियल एसेट, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेता है। हम सब कहीं ना कहीं बॉयर या सेलर होते हैं, चाहे हम कोई नौकरी कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर हम कोई नौकरी भी कर रहे होते हैं तो हम अपनी सर्विस सेल कर रहे होते हैं अपने बॉयर को, यानी अपने बॉस को, जिसके बदले हम एक्सचेंज में एक सैलरी लेते हैं, मनी लेते हैं। वैसे ही हम कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो हम बॉयर होते हैं और वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो सेलर होता है, जो कि एक एक्सचेंज बन जाता है, एक लेन देन बन जाता है, एक ट्रांजैक्शन बनता है। और ये ट्रांजैक्शन बन के एक मार्केट बनती है, जहाँ पे हर तरह की मार्केट होती है, चाहे वो आयरन की मार्केट हो, किसी भी मेटल की मार्केट हो, किसी भी फ्रूट की मार्केट हो, वेजिटेबल की मार्केट हो, वो सारी मार्केट मिलके एक इकोनॉमी बनती है। और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं वैसे वैसे मनी फ्लो बनती है, जहाँ जहाँ हम पैसा स्पेंड करते हैं वैसे वैसे वो किसी की इनकम बनती है, और जितना ज़्यादा हम खर्चा करते हैं उतनी ज़्यादा इकोनॉमी चलती है। पर कैसे? देखिए, अगर आप कहीं पे भी स्पेंड करते हैं, मान लीजिए आपने किसी बेकरी में जाके पैसे स्पेंड किए, पैसे खर्च किए, तो वो भले आपके लिए खर्च हो पर वो किसी की कमाई है, किसी की इनकम है। तो जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा किसी की कमाई बढ़ती है, और जितना ज़्यादा उसकी कमाई बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उसकी भी खर्च बनेगी। और कमाई बढ़ने से वैसे ही डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से मनी का फ्लो होता है और जीडीपी ग्रो होती है। पर आखिर जीडीपी यहाँ पे क्या है? जीडीपी कैसे आई? तो अगर हम जीडीपी को समझे तो वो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर होता क्या है? ये तो सिर्फ फुल फॉर्म हो गया। तो अगर हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, वो टोटल वैल्यू होती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक समय के दौरान बनाए जाते हैं। अगर हम इसी इजी भाषा में समझे तो हर एक देश की, हर एक प्रदेश की और हर एक घर की भी एक जीडीपी होती है, जहाँ पे जितनी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होती है, उसकी जितनी भी वैल्यू होती है उन एंड प्रोडक्ट या सर्विसेज की, उन सबको जोड़ के हम एक जीडीपी बनाते हैं। पर जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, वैसे एक और चीज़ होगी,
लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा अपना पैसा जमा करने के, लोग चाहेंगे कि वो अपना पैसा जमा कर पाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों को लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को पैसा कर्ज में लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं पे आता है बैंक का रोल, यहीं पे आता है बैंक का इमरजेंस, जो कहती है कि वो आपका पैसा जमा करेगी और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देगी उस पर, या इंटरेस्ट भी देगी, या अगर हम आम भाषा में बोले तो ब्याज देगी। और वो ये भी कहती है कि अगर आपको चाहिए लोन, अगर आपको पैसा चाहिए तो वो आपको पैसा देगी, पर आपको बस कुछ एक्स्ट्रा पैसा, इंटरेस्ट रेट या आम भाषा में कहे तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा बैंक पे। पर इससे आखिर बैंक का क्या फ़ायदा है, बैंक कैसे इससे कमा रही है? तो अगर इसको आम भाषा में समझाऊं तो समझ लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है जो कि 5-5 रुपए बैंक में भरता है, जहाँ पे बैंक का शुरुआती डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट बोले तो वो 10 रुपए हो जाता है, और उसी डिपॉजिट में बैंक आपके तीसरे दोस्त को 8 रुपए लोन में दे देता है, जहाँ पे वो ज्यादा इंटरेस्ट लगाता है जितना वो आपको देने को दे रहा होता है। मान लीजिए जो लोन से उसे वापस से पूरा पैसा मिलता है आपके तीसरे दोस्त से, वो मिलता है 15 रुपए, पर आपको जो इंटरेस्ट पे लगा के पूरा पैसा मिलता है वो होता है 12 रुपए। उसमें से जो 3 रुपए बीच में बचता है वो होती है बैंक की कमाई, जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक किसी को लोन दे के ले रहा है उसमें जो डिफरेंस होता है उसी से बैंक पैसा कमाता है, और ऐसे बैंक अपना काम चलाता है। पर जैसे मैंने कहा हर इंसान बॉयर और सेलर होता है, वैसे ही इकोनॉमी में इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए एक और चीज आती है जो कि गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट सबसे बड़ी बॉयर और सेलर होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, पॉलिसीज लाइक टैक्सेस या गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसे हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, और वही जगह एक सेंट्रल बैंक होता है जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक हो गया आरबीआई, जहाँ पे वो रेगुलेट करती हैं थ्रू इंटरेस्ट रेट या प्रिंटिंग मनी या पैसों को छाप के, जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसे हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, और जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और ये दोनों मिलके एक तो इकोनॉमी में जो पैसे का फ्लो होता है उसे कंट्रोल करती है जिससे कि इकोनॉमी रेगुलेट हो सके। पर आखिर पैसे का फ्लो तो चल ही रहा है, आखिर उसमें गवर्नमेंट को आने की क्या ज़रूरत है और रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है कि क्या इकोनॉमी में हो रहा है? तो यहाँ पे आ जाती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, या अगर हम हिंदी में गए तो मुद्रास्फीति या मुद्रापक्ष, जहाँ पे हम आम भाषा में अगर इसे समझे तो इन्फ्लेशन मतलब हो गई महंगाई, और डिफ्लेशन वो हो गया महंगाई का उल्टा यानी पैसे की वैल्यू का गिरना। पर आखिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होती ही क्यों है जिसे गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ता है? इसे समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आप एक फार्मर हैं, आप एक किसान हैं, जहाँ पे आपकी खेती बहुत बढ़िया हुई है क्योंकि मॉनसून बढ़िया हुआ है, पर क्योंकि क्लाइमेट अच्छा था और मानसून अच्छा था तो सिर्फ आपकी खेती नहीं अच्छी हुई है, आपके जितने भी फार्मर दोस्त थे या जितने भी किसान थे उन सब की खेती अच्छी हुई है, जिसकी वजह से सबका प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, जिस सबकी कमाई अच्छी हुई है, और सबकी कमाई अच्छी होने की वजह से सबकी मांग बढ़ गई है। और जैसे ही किसी चीज़ की मांग बढ़ती है, किसी भी चीज़ की मांग बढ़ती है और उसकी जो सप्लाई होती है, उस सामान की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। मान लीजिए कि पिछले साल 5 फर्टिलाइजर्स की मांग थी तो इस बार कंपनी ने 6 फर्टिलाइजर्स बनाए थे, पर क्योंकि सबकी कमाई बढ़ी है तो इस बार 10 फर्टिलाइजर्स की मांग है, की वजह से उन 6 फर्टिलाइजर्स की मांग ज्यादा होने की वजह से उनकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है। वैसे ही जब एक साथ सब लोगों की कमाई बढ़ती है, जब एक साथ इकोनॉमी अच्छी चलती है और ज्यादा लोगों के पास पैसा होता है, ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा होता है, वैसे ही हर चीज की जब एक साथ मांग बढ़ती है, जब हर एक चीज की मांग बढ़ती है उसकी सप्लाई कम होती है तो वहां से आती है महंगाई, जहाँ पे मांग बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ जाती है और इसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट पैसा कम हाथ में देने, जहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देता है लोन्स पे, और इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से लोग कम लोन लेते हैं जिससे कि लोगों के हाथ में कम पैसा होता है। साथ ही में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है, और टैक्सेस बढ़ाने की वजह से भी पैसा जो फ्लो कर रहा होता है वो कम हो जाता है, और जब पैसा कम होता है तो लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं, और लोग स्पेंडिंग कम करते हैं, लोग अपना खर्च कम करेंगे तो उससे किसी की कमाई कम होगी, और अगर उससे कमाई कम होती है तो मांग कम होगी, और जैसे ही सारी चीज़ों की जैसे मांग कम होती है वैसे ही महंगाई कम होती है और महंगाई सही तट पे आ जाती है। और इसीलिए महंगाई होना कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। कहा जाता है एक हेल्दी महंगाई का स्तर 2% होता है और इंडिया के लिए इसे 4%
1% कहा जाता है कि अगर महंगाई कहीं ना कहीं देश का विकास ही दिखाती होती है, पर ज़्यादा महंगाई भी होना अच्छी बात नहीं होती है। उसकी भी एक बाउंड्री होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है कि कितनी महंगाई होनी चाहिए, कितनी महंगाई किसी देश के लिए अच्छी होती है। और इसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन, जहाँ पे चीज़ों के प्राइस गिर जाते हैं। जहाँ पे किसी कोई चीज़ 10 रुपए की थी, पर क्योंकि डिफ्लेशन हुआ तो वो दूसरे साल 8 रुपए की हो गई। ये ज़्यादातर तब होता है जब फ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है, जब लोगों के हाथ में कम पैसा होता है, स्पेंडिंग कम हो रही होती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करते हैं कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, क्योंकि डिफ्लेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब होता है इन्फ्लेशन से। हमने ये तो जान लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, मनी का रोल क्या चला आ रहा है, पर इकोनॉमी में एक चीज़ है जिसे हम भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, पर हम उसको सबसे कम तरीके से समझ रहे होते हैं, जिसको हम सबसे कम जानते होते हैं, पर वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस रखती है। वो है क्रेडिट, वो है डेब्ट। अगर हम क्रेडिट को आम भाषा में समझे तो वो एक वादा होता है जो हम लेंडर से करते हैं, जो हम लोन देने वाले से करते हैं कि हम उसका पैसा लौटा देंगे कुछ ही समय के अंदर, और जहाँ पे हम एक कोलेट्रल देते हैं, एक सिक्योरिटी देते हैं एज अ बैकअप कि अगर हम लोन नहीं चुका पाते तो ये सिक्योरिटी या ये कोलेट्रल वो लेंडर का हो जाएगा, वो उस लोन देने वाले का हो जाएगा। जहाँ पे वो क्रेडिट एक डेब्ट में बदल जाता है, जहाँ पे वो और लेंडर के लिए एक एसेट बन जाता है, और लोन लेने वाले के लिए वो एक लायबिलिटी भी बन सकता है, एक एसेट भी बन सकता है। हम लोन को बहुत शुरुआती तरीके से बहुत खराब तरीके से देखते हैं। लोन हमेशा एक बर्डन नहीं होता है। इसे समझने के लिए अगर हम देखें तो मान लीजिए आप एक लोन लेते हैं, पर आप उसी लोन से एक टीवी खरीदते हैं। अगर उस टीवी को आप यूज करते हैं अपने देखने के लिए और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो एक आपके लिए बोझ बन जाएगी, एक लायबिलिटी बन जाएगी, जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, जिससे आपको कोई रिटर्न में पैसा नहीं मिल रहा है। पर अगर वही लोन लिए हुए पैसे से आप वो टीवी खरीदते हैं और उस टीवी को आप रेंट पे दे देते हैं, जिससे कि आपको पैसा रिटर्न में मिल रहा होता है, जो कि ज़्यादा होता है जो लोन आपने लिया होता है, तो वो आपका एसेट बनता है। और ऐसे ही गवर्नमेंट भी काम करती है, गवर्नमेंट भी क्रेडिट लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बॉयर एंड सेलर है, तो वो लोन लेती है, और उसका लोन लेना वो एक लायबिलिटी भी बन सकता है किसी देश पे, और किसी देश पे वो एसेट भी बन सकता है। अगर वो गवर्नमेंट उस पैसे को जो लोन लिया हुआ है उसको किसी ऐसी चीज में यूज करती है जो लायबिलिटी बन जाती है, कोई रिटर्न नहीं देती है, तो वो एक देश के लिए खराब होता है। और अगर वही गवर्नमेंट वो पैसा स्पेंड करती है किसी ऐसी चीज के लिए जहाँ से देश का विकास होता है, मान लीजिए कोई रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे कि जॉब्स क्रिएशन हो रही है, जिससे कि ज्यादा पैसा बन रहा है, वो लोन लेना एक लायबिलिटी यानी एक बोझ नहीं बन जाता है, बल्कि एक एसेट बनता है जो कि हमें रिटर्न में कुछ दे रहा है। और लोन से जितनी हमारी हाई स्पेंडिंग बढ़ती है उतनी हमारी हाई रीपेमेंट भी बढ़ती है, जहाँ पे लोन की एक साइकिल होती है, जहाँ शुरुआत में हम जितना पैसा खर्च कर रहे होते हैं उतना ही पैसा हमें अपने आप से काटना भी पड़ता है जब लोन वापस चुका रहे होते हैं। और लोन को अगर देखें तो वो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगती है। हमने ये तो देख लिया कि लोन कैसे हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट करती है, पर क्या हम ये जानते हैं कि बैंक की लापरवाही और लोन पे रेगुलेशन ना लगाने की वजह से रिसेशन भी आ जाते हैं, जहां हम 2008 का अमेरिका का रिसेशन देखते हैं। दरअसल 2001 में बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट गिर रहे होते हैं लोन के, जहाँ पे लोग लोन लेना बहुत तेज़ी से शुरू कर देते हैं, और बैंक उन लोगों को भी लोन देना शुरू कर देती है जो वर्दी नहीं होते, जो हकदार नहीं होते हैं उस लोन के, जिसकी वजह से लोन लेने वालों की संख्या तो बढ़ जाती है, पर जब चुकाने का समय आता है तो लोग मना कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों ने होम लोन लिया होता है, और जब वो एक साथ लोन चुकाने से मना कर देते हैं तो बैंक के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, तो वो एकदम से उनके घर बेचने लग जाती है। पर क्योंकि घरों की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, और उस समय क्योंकि चुकाने का वक्त था, लोन चुकाने का वक्त था, तो लोग अपनी स्पेंडिंग भी कम कर देते हैं, और जैसे स्पेंडिंग कम हो जाती है तो लोगों की इनकम भी कम हो जाती है, जहाँ से एक ऐसा रिसेशन आता है जो सिर्फ ना अमेरिका को हिला के रख देता है बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख देता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट तेज़ी से गिरता है और पूरी दुनिया एक ऐसा रिसेशन देखती है जिसकी वजह से लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई एकदम से छू हो जाती है। पर रिसेशन सिर्फ लोन की वजह से नहीं आते हैं, बल्कि रिसेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली रिसेशन आने की एक चेन बताई जाती है वो ये होती है कि जैसे ही जैसे कोई अपनी स्पेंडिंग कम करता है वैसे वैसे लोगों की इनकम कम होती है, और जैसे ही लोगों की इनकम कम होती है वैसे वैसे लोग अपनी प्रोडक्शन कम करते हैं, और प्रोडक्शन कम करने की वजह से कम लोगों की ज़रूरत होती है एज अ वर्किंग पॉपुलेशन, जिसकी वजह से वर्कर की पॉपुलेशन कम हो जाती है, और उस वर्कर की पॉपुलेशन कम होने की वजह से और ज़्यादा कम स्पेंडिंग हो जाती है। और यहाँ पर ज़्यादातर
बैंक्स क्या करती हैं रिसेशन के समय, इंटरेस्ट रेट कम कर देती हैं, जिसकी वजह से वापस से पैसा मार्केट में और जब पैसा मार्केट में वापस से आता है तो वापस से लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं और लोगों की इनकम बढ़ने लग जाती है और प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। पर अगर रिसेशन कंट्रोल ना किया जा सके और पहले से इंटरेस्ट रेट कम हो तो ये एक डिप्रेशन में बदल सकता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि 1929 के समय जहाँ उस दौरान इंटरेस्ट रेट पहले ही बहुत कम होते हैं, वहाँ पे एक ऐसा डिप्रेशन आता है जो लोगों को एक दुख में डाल देता है, एक ऐसी लाइफ में डाल देता है जो उनके लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। और डिप्रेशन से डील करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ही मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में पहले से इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बैंक यहाँ पे पैसा छापना शुरू कर देती है। पर पैसा छापना इसकी कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने पैसा छाप दिया, पर अगर आपने ज़्यादा पैसा छाप दिया तो ये वही होगा जो जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था और वेनेजुएला में अभी रिसेंटली हुआ था, जहाँ पे आपके पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बचती है। और आपके पैसे की वैल्यू गिरने का मतलब है कि आपका पैसा कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा तभी इम्पैक्ट डालता है जब वो लोगों के लिए कोई वैल्यू देता है, कोई लोगों को कोई चीज़ खरीदने की ताकत देता है। और इसीलिए पैसे की अगर कोई वैल्यू ना हो तो उसका कोई तक ही नहीं बनता है इकोनॉमिक्स में। और इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ जैसे कि पैसा छापना, जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन लाती हैं, जो कहीं ना कहीं पैसा मार्केट में लाती हैं, और डिफ्लेशनरी पॉलिसीज़, इन सबको बैलेंस में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इनमें से एक भी इम्बैलेंस होती है तो इकोनॉमी और ख़राब हो सकती है। और ऐसे एक कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस किया जाता है। इकोनॉमिक्स यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है, उसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। पर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जनरल चीज़ें बताने आई थी, एक ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ते हैं, और साथ ही में आपको ऐसे बताने आई थी कि कम से कम आप पढ़ें तो ये ना सोचें ये क्या है, ये क्या है, आप कह सके कि हमें तो पता है कि इकोनॉमिक्स में सच में कैसे काम करती है। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। धन्यवाद।